हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं कक्षा 12th के ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें बहुत सारी बात बता दिए थे। आज का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर ये अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होता है। तीनों नियम पर अभी चर्चा करें। देखिए, पहला नियम है जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह फोकस से होकर गुजरता है। ध्यान से सुनिए, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा का है आ रही प्रकाश की किरणें फोकस से होकर, ध्यान से सुनिएगा, आ रही प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो कि बताए थे ध्रुव और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। दूसरा का नियम है आ रही प्रकाश की किरणें जब फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तीसरा का नियम है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र को सी से व्यक्त करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं, तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अर्थात जिस दिशा से प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर पड़ती है तो वह किरण उसी दिशा में लौट जाती है। नियम 3 था। तीनों नियम को एक बार और चर्चा करें, उसके बाद चित्र के थ्रू बता देंगे। तीनों नियम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। पहला नियम था जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा का नियम है आ रही प्रकाश की किरणें जब फोकस से होकर गुजरती है, ध्यान से सुनेगा, जब फोकस से होकर गुजरती है तो वह दर्पण के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तीसरा का नियम है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, जिसे एबीसीडी के अक्षर सी द्वारा व्यक्त किया जाता है, वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। 3 नियम है। इन तीनों नियम को चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिएगा, पहला नियम था पहला नियम, ध्यान से सुनिए, जब प्रकाश की किरण, ये हो गया पी, ये एफ और ये सी, ध्यान से सुनिए। पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब मुख्य फोकस, सी मतलब वक्रता केंद्र। पी और एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी, पी और सी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से व्यक्त करते हैं। तो पहला नियम है जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो प्रकाश के प्रवर्तन के बाद, प्रकाश के प्रवर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो पहला नियम जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा का नियम है यहाँ P हो गया, यहाँ F और यहाँ C। दूसरा का नियम था आ रही प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ध्यान से सुनिए, आ रही प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरने के बाद दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन की क्रिया होकर टकराकर पुनः प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो यहाँ पर फोकस हो गया और प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरेगी, अर्थात यहाँ पर F फोकस से होकर गुजर गई। उसके बाद यहाँ पर परावर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। समझ में आ गया होगा। आ रही प्रकाश की किरणें जब फोकस से होकर गुजरती हैं तो दर्पण से टकराकर पुनः वह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा का नियम बता रहे हैं। पहला नियम एक बार और बता देते हैं। जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है
तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम था, आ रही प्रकाश की किरणें जब फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ पर फोकस, मुख्य फोकस या फोकस, आ रही प्रकाश की किरणें जब फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा का नियम है, PFC। ध्यान से देखिएगा, तीसरा का नियम कर रहा है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो वह पुनः उसी दिशा में, अर्थात जिस दिशा में प्रकाश की किरण आई है उसी दिशा में, या जिस पथ से प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आई है वह रिटर्न पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र C। दर्पण पर पड़ने के बाद रिटर्न यहाँ से इसी पथ पर, अर्थात जिस पथ से प्रकाश की किरण आई थी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, उसके बाद दर्पण पर से टकराकर, अर्थात यहाँ पर परावर्तन की क्रिया होने के बाद वह रिटर्न उसी दिशा में लौट जाएगी। अब इन तीन नियमों की सहायता से अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और उत्तल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण में। देखिएगा, अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण। तो अवतल दर्पण में 6 केस है, 6 केस को बारी बारी से बोल देते हैं। देखिएगा, पहला केस रहेगा जब वस्तु फोकस पर है, दूसरा का रहेगा जब वस्तु अनंत पर है, तीसरा का रहेगा जब वस्तु C पर है, C यानी कि वक्रता केंद्र पर है, चौथा रहेगा जब वस्तु F और C के बीच, अर्थात कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा, पंचमा रहेगा C और अनंत के बीच, और छठा रहेगा ध्रुव और फोकस के बीच। तो पहला पढ़ते हैं, जब वस्तु, केस फर्स्ट, जब वस्तु F यानी कि फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो। P मतलब ध्रुव, यहाँ हो गया F और यहाँ हो गया C। देखिए वस्तु कहाँ है, F मतलब मुख्य फोकस या फोकस। अब पहला नियम बताए थे, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह टकराकर पुनः मुख्य फोकस या फोकस से होकर गुजर जाती है। तो यहाँ पर वस्तु हो गया, वस्तु का नाम है AB, और वस्तु से प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण पर पड़ती है, और दर्पण पर पड़ने के बाद वहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है, और घटना के बाद वह मुख्य फोकस यानी कि F से होकर गुजर जाती है। तो यहाँ पर F से होकर गुजर जाती है। उसके बाद दूसरा का नियम बताए थे, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो वह रिटर्न वक्रता केंद्र पर ही, अर्थात जिस पथ से आएगी उसी पथ की ओर चली जाएगी। देखिएगा, यहाँ है वक्रता केंद्र, यहाँ पर देखिए, यहाँ है F और यहाँ है C, और प्रतिबिंब आगे की ओर मिलाने पर अभी तक नहीं कट रहा है,
जब भी दो किरण इसमें डायग्राम में ध्यान से सुनिए, वो 6 केस हो, सभी केस में जब भी दो किरण जहां पर एक दूसरे के कट करेगा वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आगे आगे की ओर बढ़ रहा है और एफ आगे की ओर बढ़ रहा है, मिल नहीं रहा है अभी तक। तो इसमें इसका मतलब हो गया जब वस्तु फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इधर लिखते हैं वस्तु कहाँ था, फोकस पर, तो बनेगा अनंत पर। अब वस्तु था फोकस पर, बना कहाँ, अनंत पर, तो वस्तु से बहुत ही बड़ा, तो वस्तु से बहुत ही बड़ा। तीसरा का बताए थे अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब कॉमा उल्टा। तो पहला केस समझ में आ गया होगा। जब वस्तु कहाँ रहेगा, फोकस पर, तो बनेगा अनंत पर, वस्तु से बहुत ही बड़ा, और वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। यहाँ डायग्राम एक बार और समझ लीजिए। एफ पर वस्तु था, ए भी वस्तु से प्रकाश की किरण उसके बाद दर्पण पर पड़ने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली गई। उसके बाद बताए थे दूसरा का नियम, जब वस्तु वक्रता केंद्र अर्थात सी से होकर गुजरती है तो वह पुनः सी की ओर ही अर्थात जिस पथ से आती है वही पथ पर रिटर्न चली जाती है। तो यहाँ पर इसको नाम ए भी हो गया, तो सी डी ई एफ, और यहाँ पर डी बी सी, और यहाँ पर पी, डी बी सी पी और ई एफ और क्यू। यहाँ इन दोनों रेखा एक दूसरे का अभी तक नहीं कट कर रही है, मतलब अनंत पर बनेगी। तो जब वस्तु एक पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। चलते हैं दूसरा का केस की ओर। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब मुख्य फोकस, सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब मुख्य फोकस। देखिएगा ये हो गया अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसी हुई होती है, ये प्रधान अक्ष, यहाँ पर P मतलब ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु का है C तथा F के बीच, तो C तथा F के बीच वस्तु का नाम रख दीजिए A B। और फिर वही नियम, जब वस्तु से प्रकाश की किरण आएगी तो वह दर्पण पर पड़ने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, तो मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। उसके बाद प्रकाश की किरण सी से जाएगी और सी पर ही रिटर्न हो जाएगी। तो देखिएगा इसको कुछ देखिए दूसरा का नियम, तो एक दूसरे के यहाँ पर कट हुआ, सी वाला किरण और एफ वाला किरण एक दूसरे के यहाँ पर कट हुआ, अर्थात सी और इधर क्या है अनंत, इधर क्या है अनंत, तो सी और अनंत के बीच प्रतिबिंब कहाँ बना, बताए थे जब भी दो किरण डायग्राम खींचने के बाद जब भी दो किरण जहाँ पर कट जाए वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कटा इसीलिए यहाँ क्या हो गया सी, और इधर क्या है अनंत, तो प्रतिबिंब बना सी और अनंत के बीच। तो हो गया पहला सी तथा अनंत के बीच। दूसरा का वस्तु से बड़ा, देखिए वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। तीसरा का वास्तविक
और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तभी बताए थे जब वस्तु C और F के बीच हो तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगला केस की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम अभी रखेंगे, अभी रखे थे C और F के बीच, अब तीसरा का केस में रखेंगे अनंत और C के बीच। जब वस्तु अनंत तथा C के बीच हो, अनंत तथा C के बीच हो, देखिए वस्तु कहाँ है, इधर हो गया अनंत और यहाँ पर C, और अनंत और C के बीच है। बताए थे पहला नियम, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। फिर दूसरा का नियम, जब C से जाती है तो पुनः उसी दिशा की ओर लौट जाती है। अब देखिए इन दोनों किरण नाम A B, यहाँ पर पहली वाली किरण जो कि फोकस से होकर गुजरी और यहाँ पर वक्रता केंद्र से उन दोनों किरण यहाँ पर एक दूसरे के कट करती है। तो बताया है जहाँ पर किरण दो किरण, इसमें डायग्राम बनाने के बाद जहाँ पर दो किरण एक दूसरे के कट कर जाएगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, यहाँ था A B तो यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बना है, तो हो जाएगा यहाँ पर A और यहाँ पर B। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब बना कहाँ तो C तथा F के बीच, अर्थात कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, C तथा F के बीच। वस्तु से छोटा वास्तविक और चौथा उल्टा। वस्तु था अनंत और C के बीच, प्रतिबिंब बना C तथा F के बीच, वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा। बढ़ते हैं अगला केस। जब वस्तु C पर हो, C पर हो अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, देखिएगा। और ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वस्तु C पर रहता है और प्रतिबिंब भी C पर बनता है। तो पूछता है जब अवतल दर्पण में वस्तु C पर रहे तो प्रतिबिंब भी C पर बनता है, तब उन दोनों के बीच के दूरियां, उन दोनों के बीच की दूरी 0 होता है। देखिए P F C और इधर हो गया अनंत। वस्तु कहाँ है C पर, तो C पर। अब यहाँ पर एक नियम बताए थे जिसमें बोले थे जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो दर्पण पर टकराने के बाद और वहाँ पर परावर्तन की क्रिया होने के बाद वह प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा दर्पण पर टकराने के बाद वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है और यहाँ पर एक दूसरे के किरण कट हुआ, इसीलिए प्रतिबिंब भी यहाँ पर बना। देखिए वस्तु कहाँ था C पर, वस्तु था C पर और प्रतिबिंब भी बना C पर और समान आकार के, और यहाँ पर देखिए C पर था और C पर ही बना, इसीलिए इन दोनों के बीच की दूरी 0। तो क्वेश्चन पूछता है जब अवतल दर्पण में वस्तु को C पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी, तो उन दोनों के बीच की दूरी 0 होगा। और यहाँ पर लिख देते हैं
सी पर था, सी पर ही बना, वस्तु के बराबर आकार के, फिर वास्तविक, उल्टा। तो ये था, जब वस्तु सी पर है तो सी पर बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगला देखते हैं। पंचमा, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, देखिएगा, पी एक सी, या इधर हो गया अनंत। तो जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तो अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, उसके बाद यहाँ पर भी फोकस से। तो बताएं, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखिए और किरणों की सहायता से बता रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। लिख रहे हैं, पहला फोकस पर बना अर्थात कि एक पर बना, दूसरा का वस्तु से बहुत ही छोटा बना, क्योंकि वस्तु कहाँ है, अनंत पर। वस्तु कहाँ है, अनंत पर, और प्रतिबिंब बना कहाँ, फोकस पर। तो यहाँ पर वस्तु से छोटा, तीसरा का वास्तविक, और चौथा उल्टा। पंचमा केस था, जब वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, वस्तु से बहुत ही छोटा, वास्तविक और उल्टा। अंतिम केस छठा है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, केस छठा, जब वस्तु को P तथा F के बीच रखेंगे। P मतलब ध्रुव। और ध्यान से देखिएगा, केवल एक ही यही कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए आप लोग याद करते हैं, जो अवतल दर्पण वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वह केवल एक कंडीशन है। वह कंडीशन है जब वस्तु P तथा F के बीच रहेगा तब। P मतलब ध्रुव और F मतलब मुख्य फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो वह प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा। देखिएगा, यहाँ हो गया P, यहाँ F और यहाँ C। इसमें ध्यान से देखिए, वस्तु कहाँ है, P तथा F के बीच। जब P तथा F के बीच रहेगा तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, देखिए P तथा F के बीच, और इसमें यहाँ पर दर्पण पर टकराए, उसके बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। उसके बाद देखिए दूसरा का नियम है, C से जाएगी और वही उसी पथ पर रिटर्न चली जाएगी। तो C से, अब ध्यान से देखिए, इसको पीछे की ओर काल्पनिक रूप से मिलाएंगे, पीछे की ओर काल्पनिक रूप से नहीं मिलाएंगे। और जब भी काल्पनिक रूप से मिलाएंगे तो डॉटेड लाइन की सहायता से, जो कि इस प्रकार बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे के कट हुआ तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। यहाँ पर वस्तु ए बी, तो ए बी तो कहाँ बना, ए बी। देखिए वस्तु था छोटा तो प्रतिबिंब बना वस्तु की तुलना में बड़ा। तो केवल आपको अवतल दर्पण में ही याद रखना है। अगर काल्पनिक, ध्यान से सुनिए, केवल अवतल दर्पण में ही याद रखना है। जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है केवल अवतल दर्पण को छोड़कर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, पहला दर्पण के पीछे, दूसरा का काल्पनिक जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। और काल्पनिक बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा,
और अवतल दर्पण में केवल वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। केवल अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और अन्य प्रकार के दर्पणों जो कि केवल बचा उत्तल दर्पण और समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वह हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, केवल अवतल दर्पण को छोड़कर। अगली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन एवं परावर्तन खत्म कर देंगे और अपवर्तन पर चलेंगे, जिससे ऑप्टिक्स के एक यूनिट खत्म होगा। ऑप्टिक्स को 5 प्रकार के यूनिटों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन अगली वीडियो में समाप्त हो जाएगा और वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रकाश के अपवर्तन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।